सो हे गाइस, विनर दिस साइड। कोई वीडियो काफ़ी लेट आ रही है और अभी रात के बज रहे हैं 12:30 और हम ये वीडियो आपके लिए शूट करने के लिए जा रहे हैं। वीडियो लेट इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे भाई और बहनों, क्योंकि आप काम को लेके आपको पता है कहीं पे भी कोई भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, कहीं भी कंटेंट नहीं है। बड़ी मुश्किल से मेरी बात हुई थी किसी से और उन्होंने मुझे कुछ भेजा है जो कि आपका भूदान एक्ट से रिलेटेड है, तो वो मैं एक्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मेरे पास दिल्ली जल बोर्ड का भी एक्ट आ गया है जो बहुत मोटी मोटी फाइल्स हैं, तो वो भी पढ़ के आपकी दिल्ली जल बोर्ड की भी वीडियो आ जाएगी जल्दी जल्दी, मतलब आज ही रात को आ जाएगी, ज़्यादा चिंता मत करिए आप। थोड़ा वीडियो शूट करते टाइम थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, थोड़ा सॉफ्टवेयर में ग्लिच हो गया था, इसलिए हम लोग हाफ ही आ पाए। तो आप वीडियो पूरी देख लेना। मैंने वीडियो के नीचे, आप क्या करो, मैंने वीडियो के नीचे टेलीग्राम लिंक के आप उसको ज्वाइन करो, वहाँ पर मैं PDF शेयर कर रहा हूँ पूरे के पूरे लॉ की, पूरे एक्ट के। आप उसे खोलो और हमारी वीडियोस देख लो, आपको वीडियो समझ में आ जाएगी। सो हे गाइस, विनर दिस साइड। आज हमारे साथ आदित्य हैं। तो मिस्टर आदित्य को काफ़ी अच्छी नॉलेज है लीगल चीज़ों की, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करा कि आपको ये भूदान यज्ञ एक्ट पढ़ाएं 1955 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू मुझे बुलाने के लिए चैनल पे तो पहली बार। लेकिन एक्चुअली ये मोर ऑफ अ डिस्कशन रहने वाला है। मेरी और भैया की बात हुई थी कि हम एक डिस्कशन रहने वाले हैं बेसिकली कि कैसे हम भूदान को कवर करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम आराम से डिस्कशन में कवर कर लेंगे। चलिए। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं पहले कि दिल्ली भूदान एक्ट, जो दिल्ली भूदान यज्ञ एक्ट है, अब यहाँ पर दो शब्द इंपॉर्टेंट आते हैं। एक तो भूदान शब्द है हमारा, ये देख पा रहे हैं हम, भूदान और यज्ञ। अब भूदान शब्द की इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं, एक भू प्लस दान, दो की इंपॉर्टेंस बैटरी पे यहाँ पे। जैसे हमने देखा ना संधि विच्छेद होते हैं हिंदी में हमारे, बस वही है। भू मीन्स भूमि, दान दान तो दान है ही अपना। तो एक हमारे स्वामी जी थे आचार्य विनोबा भावे, इनकी बेसिकली ये पॉलिसी थी भैया, ये जगह जगह जाके ये कहते थे कि जो हमारे लैंडलॉर्ड्स है ना, उनको अपने लैंड डोनेट कर देनी चाहिए उन लोगों को जो थोड़े गरीब तबके से हैं, वो किसान जिनके पास अपनी लैंड नहीं है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं दिल्ली भूदान यज्ञ एक्ट 1955 का है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला जो शब्द हमारे पास आता है दैट इज भूदान। अब जो भूदान शब्द है ये दो शब्दों को मिला के बना गया है। पहला शब्द इज भू, हिंदी का शब्द, दूसरा शब्द इज दान, हमारा शब्द आता है। अब स्वामी जी थे हमारे एक आचार्य विनोबा भावे करके, आप नाम देख सकते हैं इनका। इन्होंने, स्वामी जी ने कहा था कि जो भी हमारे लैंडलॉर्ड्स हैं, जिन लोगों के पास भी लैंड ज्यादा है, वो अपनी लैंड डोनेट कर दे उन लोगों को जिनके पास लैंड कम है, या जो वो किसान है जिनके पास लैंड इतनी नहीं है। वहां से हमारा शब्द बना भूदान, यानी भूमि का दान दे दिया जाए। तो वहां से हमारा जो दिल्ली भूदान एक्ट है उसकी नींव रखी गई। अब ये दिल्ली भूदान एक्ट जो आया, इट वाज टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशन टू द भूदान यज्ञ, टू द भूदान स्कीम ऑफ स्वामी जी, ताकि उनको एक लीगल बैकिंग दे सके। और उसके लिए भूदान यज्ञ बोर्ड जो हमारे, जैसे आप देख सकते हैं भूदान यज्ञ बोर्ड, इसको भी बनाया गया उस काम के लिए। अब हम सेक्शन 1 की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे दिल्ली भूदान एक्ट का है, दैट इज शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल क्या होता है? शॉर्ट टाइटल का बेसिकली मतलब ये होता है कि इस एक्ट का आपने नाम क्या दिया। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस एक्ट को हमने नाम दिया है दिल्ली भूदान यज्ञ एक्ट 1955। अब दिल्ली भूदान यज्ञ हम डिस्क्राइब कर चुके हैं क्योंकि दिल्ली का था, और भूदान यज्ञ जो हमारी स्कीम थी स्वामी जी की, उसके उसमें बनाया गया है 1955, इसलिए क्योंकि 1955 में ये एक्ट बना के तैयार किया गया है। अब जो एक्सटेंट आता है हमारा, एक्सटेंट क्या है? उसमें बताया गया इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, की पूरी दिल्ली में चलेगा बेसिकली, क्योंकि दिल्ली का ही बनाया गया एक्ट। अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है कमेंसमेंट का। कमेंसमेंट क्या होता है? कमेंसमेंट इज बेसिकली कि कब बना, किसके थ्रू बनाया गया। इसमें बताया गया कि ये इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट, on such date as the chief commissioner may by the notification in the official gazetted direct। अब जो चीफ कमिश्नर सर है हमारे, ये जब डायरेक्ट करेंगे, जिस दिन ये बोलेंगे, तो उस दिन एक नोटिफिकेशन निकलेगी हमारे ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में। और उस दिन से जो हमारा पहले भैया बिल आते हैं, मैं बताऊंगा ना कि अच्छा हमें बिल आया, वाला फलाना बिल आया, ढिमकाना बिल आया, जब बिल नोटिफाई हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, फिर वो एक्ट बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मतलब पहले बिल आएगा फिर एक्ट बन जाएगा। हम सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। अब सेक्शन 2 को लेके मेरी छोटी बहुत पर्सनल सी टिप। अब यहाँ पर लिखा इंटरप्रिटेशन है, लेकिन मेरी पर्सनल, ये जितने भी मैं स्टडी करता हूँ भैया लीगल वगैरह को, मेरी पर्सनल टिप ये है कि हमेशा सेक्शन 2 बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको जब भी क्वेश्चन आए रिगार्डिंग डेफिनेशन, किसी भी चीज की डेफिनेशन के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आए, दैट इज मेजॉरिटरीली सेक्शन 2। 90% ऑफ टाइम्स आप ये देखेंगे कि अगर कोई भी डेफिनेशन है किसी भी एक्ट में, वो अंडर सेक्शन 2 ही कवर्ड होती है। मतलब कोई भी एक्ट हम पढ़ रहे हैं, जैसे अब हम पढ़ेंगे दिल्ली जल बोर्ड एक्ट, सेक्शन 2 आएगा, वो डेफिनेशन करेगा। हाँ, सेक्शन 2 हमारा 97% ऑफ द टाइम्स हर एक्ट में भैया, चाहे आप प्रॉपर उसमें चले जाओ, वो डेफिनेशन ही कवर करेगा। अब हम इस वाले एक्ट में हमारे आते हैं, तो उन्होंने, हम पहली हमारी डेफिनेशन आती है भूदान यज्ञ की, कि भूदान यज्ञ किसे कहते हैं? मींस द मूवमेंट इनिशिएटेड बाय श्री आचार्य विनोबा भावे। हम बार बार इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं और ये हम बता भी चुके हैं पहले भी कि आचार्य विनोबा भावे थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली। इनकी मूवमेंट थी भूदान यज्ञ
और एक्विजिशन ऑफ लैंड थ्रू वॉलंटरी गिफ्ट्स, इंपॉर्टेंट बात इज वॉलंटरी गिफ्ट्स, फोर्स नहीं करते थे लोगों को, बोलते रहे अपनी स्वेच्छा से दीजिए। मतलब ये कह रहे हैं कि जो लैंडलॉर्ड से बड़े के पास जी 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 वो अपनी इच्छा अनुसार जो लैंडलेस लैंडलेस, यस दैट इज द पॉइंट, ये है लैंडलेस पॉइंट आप है, यूज इट फॉर कम्युनिटी पर्पस। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है यहाँ पे, वॉलंटरी गिफ्ट दें वो लोग जिन पे पैसा है, किसको दें, लैंडलेस पर्संस को, और क्यों दिया जाए, ताकि कम्युनिटी पर्पस को, किसी की लालच या लोभ के लिए नहीं दिया जाए, तो वो पर्सनल यूज के लिए नहीं है, कि जन सेवा के लिए जाएगी बेसिकली बोला जी भैया। अब जो हमारा बी पार्ट आता है इसमें, वो बोर्ड की डेफिनेशन बताता है। अगर आपको याद हो हमने भूदान यज्ञ बोर्ड की भी बात की थी पहले, तो भूदान यज्ञ बोर्ड में यहाँ सेक्शन है बोर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब है भूदान यज्ञ बोर्ड, जिसको सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन किया गया। हम उसमें भी आगे अभी डिटेल में चलेंगे जब सेक्शन 3 हम कवर करते हैं। बेसिकली इस एक्ट में कहीं भी बोर्ड शब्द का जिक्र होता है, दैट मींस भूदान यज्ञ बोर्ड। ठीक है, अब हम आते हैं कम्युनिटी पर्पस। हमने यहाँ पढ़ा, मैंने आपको हाईलाइट कर दी, कम्युनिटी पर्पस के लिए वो लैंड इस्तेमाल होनी चाहिए। अब इन्होंने बताया जी कम्युनिटी पर्पस किसे कहते हैं। कम्युनिटी पर्पस मींस एनी पर्पस व्हिच इज द गुड, व्हिच इज फॉर द गुड ऑफ कम्युनिटी ऑफ द विलेज इन जनरल। यानी ये गांव में स्कीम करती थी काम भैया, क्योंकि आप देखो ना खेती वगैरह कहाँ पे होगी, जमींदारी गांव में होती थी, जो वो जमीन जो पूरी कम्युनिटी को सर्व करे। मैं एग्जांपल दूं, जैसे आपको भेड़ बकरियां होती है गांव में, मान लो खाली लैंड नहीं बची, सारे खेती खेत हो गए, लेकिन भेड़ बकरी गाय को घास चढ़ने के लिए भी चाहिए। अगर खेत में छोड़ेंगे तो खेत खराब कर देंगी, तो कुछ लैंड हमने खाली छोड़ दी घास उगने के लिए, कि यहाँ खाली गाय हमारी बकरियां चलेंगी, दैट इज कम्युनिटी लैंड। या हमने तालाब बना के छोड़ दिया, वो कम्युनिटी लैंड हो गई हमारी। अब फटाफट हम आ रहे थे लैंड के मतलब पे, कि लैंड शब्द का क्या मतलब है इस एक्ट में। लैंड मींस लैंड विच इज और कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। लैंड क्या हुई, वो जमीन का टुकड़ा जिसे हम एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और फॉर द पर्पसेस इवेंट देयर टू फॉर द पास्चर। पास्चर मैं आपको बता चुका हूं, पास्चर वो लैंड होती है भैया जो भेड़ बकरियों के लिए ये घास वास के लिए छोड़ दी जाती है, पास्चर लैंड छोड़ दी जाती है, इंक्लूडिंग ग्रूव लैंड एंड टैंक। टैंक का हमारा मतलब आगे यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा कि हम गांव में क्या करते हैं, गड्ढा सा बड़ा बना के रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते होते हैं, कि पानी इकट्ठा हो जाए, ताकि जब बारिश ना हो तो हम खेतों में होते हैं पानी दे सकें। अब वही बात यहाँ की, विच मे बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ इरिगेशन, कि पानी देने के लिए यूज किया जा सके, फिशिंग की जा सके, या सिंघाड़े उगाने के लिए, फॉर ग्रोइंग सिंघाड़ास, बट डज नॉट इंक्लूड आबादी। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आबादी मतलब यह रहन सहन, डज नॉट इंक्लूड आबादी, पॉपुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इसमें हाईलाइटेड पॉइंट रहेगा आपके पूरे में, कि आबादी नहीं होनी चाहिए। वो लैंड का कुछ भी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप उससे खेती कर लो, फिशिंग कर लो, ये कम्युनिटी लैंड में उसको ले लो, आप उसमें रह नहीं सकते। बेसिकली मेरा जो कहने का इसमें इस एक्ट में जो मतलब निकल के आया उसका। अब लैंड होल्डर लास्ट में हमारे थे, लैंड होल्डर कौन है। लैंड होल्डर मींस एज रिस्पेक्ट टू एनी लैंड इन एरियाज इनटू व्हिच दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट 94 अप्लाइज 1954 अप्लाइज एज भूमिदार। लैंड होल्डर हो गया, उसमें भूमिदार को जो डिस्क्राइब किया गया है, तो भूमिदार दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट में जिस बंदे को भूमिदार मेंशन किया गया है, वो इस एक्ट में लैंड होल्डर कहलाएगा। अच्छा, ये मतलब है कि थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में, आप इसे 2 बार रीडिंग देंगे, पीपीटी अवेलेबल है, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे को कई चीजें समझ में नहीं आई, तभी मैं आपके पास आदित्य से पूछता हूँ। ये थोड़ी सी हमारी लैंग्वेज जरा लीगल साइड की तरफ चली जाती है, लीगल ही है ना जी, बस इसलिए पढ़ रहे हैं। हाँ जी। अब लैंड होल्डर सेकंड कौन कहलाएगा, इन अदर एरियाज। अब जो दिल्ली उस वाले एक्ट से तो हम बाहर आ गए, अब इन अदर एरियाज इज प्रोप्राइटर एंड आल्सो इंक्लूड्स अ टेनेंट हैविंग हेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट इन लैंड। प्रोप्राइटर यानी कि मालिकाना हक, जिस भी बंदे की किसी जमीन में मालिकाना हक हो उसको भी हम लैंड होल्डर ही बोलेंगे। अब हम इसमें आगे इन जो हमें सबसेक्शन 2 है इसमें, इन अदर एरियाज इट्स प्रोप्राइटर एंड आल्सो includes a tenant having a heritable and transferable interest in land। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है आपके लिए, बट प्रॉपर्टी से आप जान लें मालिकाना हक जिसका है, या जिसके पास ये इस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है जो ट्रांसफर की जा सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं लैंडलेस पर्सन। लैंडलेस पर्सन कौन सा व्यक्ति है जिसपे लैंड नहीं है, लैंडलेस जिसपे लैंड नहीं है, जिसपे भूमि का अभाव है। कौन कौन ये हो सकते हैं, इसको 2 पार्ट में डिफाइन करा गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। whose main source of livelihood is agriculture or agricultural labor or any avocation connected with agriculture or village economy, such as dhobi, hajam, kumhar, priest, etc., who undertakes in writing to employ himself on lands granted to him under this act। लैंडलेस पर्सन बेसिकली वो है, इन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि जिसका मेन जो अपना धंधा पानी है, जो रोटी पानी है उनका, वो किसी ना किसी द्वारा किसी ना किसी कार्य से या तो खेती से जुड़ा हुआ है, या तो डायरेक्टली वो खेती करते हैं, या वो खेत में लेबर का काम करते हैं। जैसे हमारी जब
फसल रोपी जाती है या फिर जो पक्की फसल है उसको काटा जाता है, वो लेबर का काम करते हैं, या कोई भी उससे रिलेटेड काम करते हैं गांव की इकोनॉमी में, या फिर वो धोबी हो सकते हैं, हजाम हो सकते हैं, कुमार हो सकते हैं, पुजारी हो सकते हैं, जिनको भी जो भी इस एक्ट के अंदर राइटिंग में देते हैं कि वो अपने आप को जो लैंड ग्रांट की गई है उनको बड़े लोगों द्वारा उसके अंडर काम करना चाहते हैं, उनको लैंडलेस पर्सन कहेंगे। उसी को लैंड ग्रांट की जाएगी जो लैंडलेस पर्सन है, जिसपे प्रायर कोई लैंड की होल्डिंग नहीं है, जिसपे वो अपने ऑक्यूपेशनल काम कर सके बेसिकली। अब और कौन हो सकता है? हु डज नॉट होल्ड एनी लैंड और होल्ड्स लैंड नॉट एक्सीडिंग सच एरिया एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब यहाँ पे बता दिया गया वो बंदा भी लैंडलेस पर्सन होता है जिसपे कोई भी लैंड ना हो, जो आमतौर पर मतलब समझते हैं डज नॉट होल्ड एनी लैंड। या फिर अगर हमें बता दिया गया कि भाई उस पर 50 मीटर स्क्वायर से ज्यादा ना हो, 100 मीटर, मैं ग्राफ एग्जांपल दे रहा हूं, वो भी बता दिया गया कि नॉट एक्सीडिंग अ पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पर इसका इतना ही मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है इस एक्ट में। वही हमारे आ जाते हैं चीफ कमिश्नर दिल्ली, जो हमारे गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल रहे थे, जैसे हमने पिछले में पढ़ा है, पिछले सेक्शन में पढ़ा है, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट का रोल निभाते हैं इस एक्ट के अंदर। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट शैल हैव द मीनिंग असाइन्ड टू देम। अब बताया गया है जिन वर्ड्स और एक्सप्रेशंस को एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है उनकी जो मीनिंग है वो उनको मीनिंग असाइन किए गए हैं, यहाँ पर उनका वो मीनिंग रहेगा। इन एरियाज रेफर टू इन सब क्लॉज 1, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का आपके लिए नहीं है, इसे हम स्किप कर रहे हैं, या आप लोग एक सेल्फ रीडिंग के इसमें दे सकते हैं, इसको हम सेल्फ के लिए रख देंगे कि इसमें कोई ऐसा मीनिंग नहीं है, या आप सेल्फ के उसके लिए दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट आता है हमारे लिए कि देयर शैल बी एन shall be a established board by the name of दिल्ली भूदान यज्ञ बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा सेक्शन 3 से स्टार्ट होता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ भूदान यज्ञ बोर्ड। भूदान यज्ञ बोर्ड काफी इंपॉर्टेंस का है क्योंकि ये जो बोर्ड था इसी ने फैसिलिटेट करी थी लैंड का जो दान था, जो भूमि का दान है, उसको इसी एक्ट बोर्ड ने फैसिलिटेट करा था। तो इस एक्ट ने सजेस्ट करा कि इस बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट बहुत जरूरी रहेगा। The board shall be body of a corporate body having perpetual succession and common seal with power to acquire and dispose of property both movable and immovable and shall be set by the name sue and be sued। अब बेसिकली यहाँ पर इतना मतलब निकल के आता है कि ये जो बोर्ड है कॉर्पोरेट बॉडी होगी और इनके पास सक्सेशन की पावर होगी और एक कॉमन सील होगी। कॉमन सील को हम कहते हैं स्टैंप, मोहर होगी, और इनके पास लैंड को खरीदने की और बेचने की दोनों की पावर होगी। दोनों मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा आपके लिए डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं है, यानी लैंड को खरीदने बेचने की इनके पास क्षमता होगी। और ये इसी बोर्ड, जो बोर्ड का नाम है दिल्ली भूदान यज्ञ बोर्ड, इसी नाम से सू और बी सूड मतलब होता है इसका कि इनको इसी नाम से केस ये लोग डाल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे खिलाफ केस करते हैं तो वो डाल सकते हैं दिल्ली भूदान यज्ञ बोर्ड वर्सेस आदित्य, या अगर मैं केस करता हूं तो आदित्य वर्सेस दिल्ली भूदान यज्ञ बोर्ड, मैं से भी केस डाल सकता हूं, इसी नाम से मैं उन पे केस डालूंगा। बहरहाल आगे चलते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड टू एडमिनिस्टर ऑल द लैंड्स वेस्टेड इन इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द भूदान यज्ञ इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। बेसिकली बता दिया गया है इस बोर्ड की ड्यूटी है कि जो बेसिक थीम है इस एक्ट का, यानी कि पब्लिक सर्विस के लिए जो लैंड हमने डोनेट करी, हमने किसी काम के लिए तो करी नहीं, किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए तो नहीं करी है, उसको ये मॉनिटर करेंगी और फैसिलिटेट करेंगी कि वो लैंड उसी काम के लिए इस्तेमाल की जाए। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आपके डीडीए एएसओ जेएसए पटवारी लीगल असिस्टेंट नायब तहसीलदार की जो आपकी मॉक टेस्ट सीरीज है वो आ गई है। मॉक टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। आपको 5 मॉक मिलेंगे टोटल, आपको पूरी उसके साथ साथ स्टैटिक जीके मिलेगी, 30 पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपके फेस्टिवल से लेके बुक्स और नॉलेज जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं डीडीए को लेकर, स्कीम्स हो गई, वो सारा का सारा गिवन होगा स्टैटिक जीके में। प्लस में आपको क्या होगा 200 से 300 क्वेश्चन मिलेंगे किसके, आपको करंट अफेयर्स के, मतलब करंट अफेयर्स की भी आपको क्या मिलेगी, करंट अफेयर्स की भी आपको 5 पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो आपको मिल रहा है 199 रुपीज में मिल रहा है। ये सारी की सारी जो हमने सीरीज बनाई है सिर्फ और सिर्फ डीडीए एएसओ जेएसओ और जितने भी एग्जाम है। तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं विनय कक्षा ऐप। विनय कक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे, आपको एक कोर्स दिख रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पर आप जाओगे, आपको कोर्स दिखेगा, किस चीज का कोर्स, कोर्स दिखेगा आपको टेस्ट सीरीज फॉर डीडीए, टेस्ट सीरीज फॉर डीडीए एएसओ जेएसओ कोर्स दिखेगा आपको ऐसा। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ आपको। पहला चीज आपको ओनली 5 मॉक्स मिलेंगे, 5 मॉक मिलेंगे आपको, प्लस में 1 फ्री मॉक, एक फ्री मॉक और मिलेगा, 30 पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, नो रिफंड विल बी देयर। ठीक है, ऐसे आपके टेस्ट होंगे। अभी तक हमने 19 फाइल्स अपलोड कर दिए, एक वीक के अंदर अंदर बाकी सारा मटेरियल भी अपडेट हो जाएगा। सर कोर्स की वैल्यू सिर्फ आपकी 199 है।
ठीक है। अगर कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगे, कोई चीज समझ में ना आए, तो वो हमें इस नंबर पे क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो भाई आर्थिक स्थिति से बड़ा कमजोर है, ठीक है ना, पैसे की कमी है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट कर लेना। जो भी प्राइस हम कम कर सकेंगे हम बिल्कुल आपके लिए कम करेंगे। ठीक है। तो ऐसी दिक्कत मत लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहीं तक था सब। तो ये सब मैंने आप लोगों को बताना था अपने मॉक से रिलेटेड। ठीक है। द बोर्ड शेल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन। ये आप बोर्ड के हमारी सेक्शन 4 में हमारी बोर्ड को डिस्क्राइब करेंगे कि बोर्ड में कौन कौन होगा। बोर्ड में हमारे चेयरमैन साहब होंगे, एक सेक्रेटरी रहेंगे हमारे, और कुछ मेंबर्स रहेंगे। यहाँ लिखा है सच नंबर ऑफ मेंबर्स, वो बात देखे जा सकते हैं। विच शेल नॉट बी लेस ऑफ अ बोर्ड, जो कि एटलीस्ट एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करें। देन 4, एटलीस्ट 4 हो सकते हैं, नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन 7 एज द स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन। तो बेसिकली यहाँ बताया गया है कि एटलीस्ट इतने मेंबर जो एक बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट कर सके, यानी कि लगभग 4 से कम नहीं और 7 से ज्यादा नहीं, और जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन कर सकती है आगे चल के। तो बेसिकली 4 लोग, 2 तो हमारे कांस्टेंट है कि एक चेयरमैन साहब रहेंगे, सेक्रेटरी साहब रहेंगे, और 4 से लेकर 7 से मेंबर्स रह सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट उसको आगे डिटरमाइन कर सकती है, चेंज कर सकती है। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। इसी का सबसेक्शन 2 कि द चेयरमैन, द सेक्रेटरी एंड द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बहुत क्लियर है कि इन तीनों को जो अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के यहां पे आती है। ये छोटा सा पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे लिए कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यहां बताया गया कि जब तक श्री आचार्य विनोबा भावे जिंदा थे, तब तक जितने भी चेयरमैन थे, सेक्रेटरी थे और जितने भी मेंबर्स थे, उनको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया था। उनको आचार्य जी के नॉमिनेशन पे अपॉइंट किया गया था, कि जिसको आचार्य जी ने बोल दिया कि इन्हें लगा दिया जाए, क्योंकि मूवमेंट आचार्य जी ने ही शुरुआत की थी। तो इसे कहा जा सकता है कि एक तरीके का सम्मान दिया गया आचार्य जी को, कि जिसे आप कहेंगे उन्हें हम जो हमारे चेयरमैन है या सेक्रेटरी हैं या मेंबर्स हैं, हम उन्हीं को बनाएंगे जिनको आचार्य जी बनाना चाहते हैं इस समय। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। हाँ, अब इसी का कंटिन्यूस यहाँ पे आता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ श्री आचार्य विनोबा भावे fails to nominate the chairman, secretary and members within the date fixed in that behalf by the state government, the state government shall appoint the chairman। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि अगर आचार्य जी एक पर्टिकुलर जो डेट सरकार बताएगी, उस डेट से पहले फेल हो जाते हैं उनको अपॉइंट करने में, तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, वो खुद अपॉइंट कर देगी जी। अब जो नेक्स्ट में बताया गया कि जो चेयरमैन और सेक्रेटरी और मेंबर्स है, उनका नेम ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश हो जाएगा। बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है नहीं, बट ठीक है। The term of the office of the chairman, secretary, members of the board shall be 4 years from the date of the publication of their names in the official gazette and shall include any further period। यहाँ पे बताया गया कि 4 साल तक उनका ऑफिस में पीरियड रहेगा। बहुत, इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस की चीजें हैं नहीं। ये ध्यान रखें कि इन सब लोगों का, जो चेयरमैन साहब है हमारे, जो सेक्रेटरी साहब है हमारे, प्लस जो मेंबर्स हैं, ये खाली 4 साल तक के लिए अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। ध्यान रखने वाली बात इसमें यही आती है। Provided that the state government may remove from office any member who in the opinion of the state government has failed to perform or is unable to perform or carry out his duties or has abused his position as a member to render his continuance as a member detrimental to the। यहाँ बताया गया कि अगर कोई भी मेंबर अपनी पावर का मिसयूज करता है, तो उसे स्टेट गवर्नमेंट हटा सकती है, निरस्त कर सकती है, उसको अपनी बर्खास्त कर सकती है, हटा सकती है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई भी अपनी पावर का मिसयूज करता है या बेसिकली ब्राइब लेता है, कोई भी ऐसा गलत काम करता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट हटा सकती है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। बहरहाल ये प्रूव हो जाना चाहिए कि हाँ, उस व्यक्ति के ऊपर ऐसे एलिगेशंस प्रूव हो जाने चाहिए, वो तो अंडरस्टूड है। द चेयरमैन, द सेक्रेटरी एंड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें सब में ये जो बात चल रही है, ये हमारी कंपोजिशन को लेकर चल रही है कि उस बोर्ड में कौन कौन आ सकता है। तो बताया गया कि ऐसा नहीं कि एक ही बार जो सेक्रेटरी बन गया, चेयरमैन बन गया, वो दोबारा नहीं बन सकता। इसमें बताया गया कि वो रिपीट, दे कैन बी रिपीटेड, उन्हें दोबारा बनाया जा सकता है जो एक बार बन गया। अब ये भी बोला, बेसिक चीजें जिसमें आती हैं, आप ये लोग खुद भी स्टडी कर सकते हैं कि वो रिजाइन कर सकते हैं, दोबारा अपॉइंट हो जाएंगे वो। अगर वो रिजाइन करते हैं किसी भी समय, तो रिजाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उनकी रिअपॉइंटमेंट हो सकती है। हम सबसेक्शन 5 में कवर कर चुके हैं। ये बेसिकली ये कॉम्पोजिशन पे ही आता है, ये पूरा सेक्शन हमारा, कि बोर्ड में कौन कौन आ सकता है। इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, ये कॉम्पोजिशन को डिफाइन कर रहा है हमारे। इसको आप सेल्फ में भी कंसिडर कर सकते हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सेक्शन 7 पे हम आ गए हैं। इसमें बताया गया ऑल प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल वेस्टेड इन द बोर्ड शेल बी हेल्ड एंड अप्लाइड बाय इट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। इसमें बताया गया है कि जितनी भी प्रॉपर्टी फिलहाल बोर्ड के पास है, वो इस ही एक्ट के थ्रू गवर्न करी जाएगी।
दिस द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इसका कहने का मतलब है वो प्रॉपर्टी इसी एक्ट के अंडर कवर की जाएगी जो भी बोर्ड के पास फिलहाल है। द बोर्ड में एंटर एंड परफॉर्म ऑल सच कॉन्ट्रैक्ट्स एज इट मे कंसिडर नेसेसरी फॉर द और एक्सपीडिएंट फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। ये कहा गया है कि बोर्ड के पास हम ये पावर देते हैं, बोर्ड को हम ये पावर देते हैं कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी भी एग्रीमेंट में आ सकती है किसी भी पर्सन के साथ जिसको वो नेसेसरी समझती है, अपने नेसेसरी समझती है अब फॉर कैरिंग आउट एनी ऑफ इट्स पर्पसेस। यहाँ पे देखने वाली बात यही है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन 8 की तरफ। द बोर्ड शैल हैव इट्स ओन फंड्स एंड मे एक्सेप्ट grants, donation, gifts or loans from the central and the state government or any local authority or individual body whether incorporated or not for all or any of its purposes from the board। यहाँ बताया गया कि बोर्ड डोनेशंस ले सकता है, किन किन से ले सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, किसी लोकल अथॉरिटी से, किसी इंडिविजुअल से या किसी बॉडी से जो अब तक इनकॉर्पोरेट भी नहीं हुई है, यानी कि अब तक स्टैब्लिश भी नहीं हुई है, और किसी एक फॉर ऑल और एनी सारे पर्पसेस के लिए भी ले सकता है और किसी एक पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए भी ले सकता है। ये जो बोर्ड है हमारा डोनेशन रिसीव कर सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन 9 की तरफ। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस का अभी फिलहाल आपके लिए है नहीं, इसको हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब ये जो भी सेक्शंस हमारे आगे आते हैं ये भी ऐसे नहीं है, ऐसे कोई सेक्शन ऐसे नहीं है जिन्हें आप खुद ना कवर कर सकें। फिलहाल के लिए कोई इतना डिफिकल्ट सेक्शन नहीं है जो आप ना कवर कर सकें, तो इसको भी हम फिलहाल स्किप करने वाले हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब ये तहसीलदार वगैरह के इसमें कवर करता है कि द ऑर्डर ऑफ द तहसीलदार कंफर्मिंग अ डिक्लेरेशन। ये भी फिलहाल इस समय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये मोर बेसिकली जो जुडिशियल हमारी प्रोसीडिंग्स चलती हैं उसके उसमें चलते हैं, इसको भी हम स्किप ही करने वाले हैं। ये भी आपकी फिलहाल इंपॉर्टेंस है, इसको हम सेल्फ रीड दे सकते हैं और जरूर दीजिए। और अगर आपको कोई, मैं विनय सर को बोल के डरने वाली कोई बात नहीं है, विनय सर को बोल के मैं पीडीएफ दोबारा डलवा दूंगा ये वाली। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरीज को जल्द से जल्द आंसर करेंगे। फिलहाल हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या आता है। सेक्शन 15 हमारे सामने है। In the law to contrary the board on authority as a person notwithstanding anything provided in any law to the contrary the board or such other authority or person as the board may specify either generally or in respect of any areas may in a manner prescribed grant leases of the lands। ये बेसिकली अब आप एक्चुअली चलिए इनके अकॉर्डिंग, आप ये छोटी छोटी हेडिंग्स देख पा रहे हैं यहाँ पे, पावर ऑफ द बोर्ड टू ग्रांट लीजेस। इसको एक्ट को तैयार करने का तरीका ये है, इन हेडिंग्स को तैयार कीजिए। इन हेडिंग्स में कितने सेक्शन आ रहे हैं? अब फिलहाल इस हेडिंग में एक ही सेक्शन आ रहा है, सेक्शन 15। आप याद कीजिए पावर ऑफ द बोर्ड टू ग्रांट लीजेस, ये जो हेडिंग है ये सेक्शन 15 को कवर करती है। कंडीशन ऑफ लीजेस ये किस सेक्शन को कवर कर रही है? फिलहाल आप देख पा रहे हैं सेक्शन 16 को। क्या इसमें और सेक्शन आ रहे हैं? आपको चेक करना है, नहीं आ रहे जी, खाली सेक्शन 16 ही आ रहा है। 17 में ये हेडिंग है, 17 तैयार कीजिए। इसका इससे आपको काम नहीं पड़ेगा, हम आगे की तरफ स्किप करेंगे, सेल्फ रीड का आपके लिए। मैंने आपको इसकी टेक्निक बता दी कैसे कवर करना है। आपको हेडिंग देखिए और सेक्शन देखिए और इसे प्रिपेयर कीजिए, इसमें ज्यादा नहीं है आपके लिए। अगेन आई एम सेइंग कि हेडिंग आप देख पा रहे हैं। अब हम लास्ट की तरफ आ गए हैं, तो अब हमने इस एक्ट से क्या सीखा? दिल्ली भूदान यज्ञ एक्ट। हमने अगेन एंड अगेन आपको बता रहा हूं, भूदान, भू प्लस दान याद रखना है, पेपर में आता है, घबराने वाली बात नहीं है। हमने इसको कैसे याद करना है? दो शब्दों का मेल है ये, भू प्लस दान। आपने याद रखना है किसने स्टार्ट किया था ये, कमेंट करके बताइए। हम 4 बार समझा चुके हैं किसने स्टार्ट किया था, कौन से आचार्य थे वो, एक हिंट और दे दिया मैंने। और ये कब का एक्ट है, विच ईयर, किस ईयर में एक्ट आया ये कमेंट कीजिए, वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए। ये आंसर्स, इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि ये कब का एक्ट है। ये बेसिक चीजें ऐसी हैं जो विनय सर हम डिस्कस करने वाले हैं, हमें पता लगे कि आपको कितना समझ में आया इस एक्ट में। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्लस अब ये क्यों आया था, दिस वाज टू गिव लैंड टू द जिनके पास लैंड नहीं थी। तो बेसिकली मैं इस वीडियो को कंक्लूड करते ही कहना चाहता हूं कि दिल्ली भूदान जो एक्ट है हमारा, इसमें ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, बट ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी समझने में कि बेसिकली भूदान एक्ट था क्या। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। विनय सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सो सर आप कुछ जोड़ने से अपनी तरफ से? मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को पता ही है, मेरी अभी टेलीग्राम पे भी बात हो रही थी बच्चों से। अभी रात के बज गए हैं, आई थिंक 12:30 हो रहे हैं, 12:30 हो रहे हैं। ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, कल आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद आपके लिए मैं दिल्ली जल बोर्ड का वीडियो भी ऐसी ही पीडीएफ, बड़ी मुश्किल से चीजें मिल पा रही हैं पीडीएफ जो मैं आपको दे रहा हूँ। कई लोग अपने जो अंदर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, वो लोग अपनी लाइब्रेरी बुक में से बुक ला के फिर दे रहे हैं। फिर हमें स्टडी करना है कि इसमें है क्या, आपके लिए क्या रेलिवेंट है क्या नहीं है। हम लोग फिल्टर आउट कर रहे हैं रातों बैठ के, कहीं भी अवेलेबल नहीं है, इन पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। भैया अपनी इन्फॉर्मेशन मेरे को बताते हैं कि फलाने पेपर में ये इस तरह क्वेश्चन आया, मैं अपना उसमें ढूंढ रहा हूँ इंटरप्रिटेशन। आपके लिए हम उतना ही कवर कर रहे हैं फिलहाल जितना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि है तो इसमें 28 सेक्शन कुल, इस पूरे एक्ट में 28 सेक्शन है, पर इनके लिए जो काम के सेक्शन है वो फिलहाल 10 से 12 ही है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल है नहीं, इस पे कुछ आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आप मुझे बाकी टेलीग्राम पे बता देना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट पे बताना। आदित्य ने
बहुत मेहनत करी है। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए हमारी जो ऐप है विनय कक्षा, जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपके लिए एक और कोर्स है, किस चीज का, 10 डेज डीडीए क्रैश कोर्स। 10 डेज डीडीए क्रैश कोर्स। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा कि सर हम जीके कहाँ से पढ़े, सर हम मैथ्स कहाँ से पढ़े, सर हम एसएससी की तैयारी नहीं करते थे। एसएससी वाले भी तो उनको भी समझ नहीं आ रहा मैथ्स कहाँ से पढ़े, जीके कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़े, ठीक है, रीजनिंग कहाँ से पढ़े। अगर पटवारी वाले तो उनको नहीं मालूम कि भैया हम दिल्ली जीके कहाँ से पढ़े, ठीक है, हम कंप्यूटर कहाँ से पढ़े, ठीक है ना, हम डीडीए के जो एक्ट्स है वो कहाँ से पढ़े। तो मेरे भाई ध्यान रखो, ये कोर्स आप ही लोगों के लिए 10 दिन का क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। इस क्रैश कोर्स में आपको 30 से 40 वीडियोस मिलेंगे इंग्लिश के ऊपर, जो बहुत है आपके। इसमें आपकी वोकैब से लेके ग्रामर सब कवर हो जाएगा। 7 वीडियोस मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ आपको, किसको लेकर, मैथ्स को लेकर। जैसे कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई एसएससी की नहीं कर रहा, ठीक है, क्या या किसी का मैथ्स कमजोर है, तो यहाँ से उसका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, सिक्वेंटेज, कंपाउंड रेशियो, प्रोपोर्शन, ट्रेंस सारा कवर हो जाएगा, ठीक है, ट्रेंस वगैरह सारा कवर हो जाएगा। तो आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, जीके में आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, नो वीडियोस विल बी देयर। आपको 30 पीडीएफ मिलेंगी, प्लस में 5 पीडीएफ मिलेंगी आपको किसकी, करंट अफेयर की, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, आपका इसी में काम बन जाएगा क्योंकि ये सारा स्टैटिक जीके को कवर करेगा, ठीक है। रीजनिंग में आपको कोई वीडियोस, कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और गाइड कर दिया जाएगा, रिसोर्स बता दिए जाएंगे, यहाँ से आपने करना है, ठीक है। अब रीजनिंग का सर हम कहाँ से देखें, सर ये सब आपने बता दिया, हम क्या करें। इसके साथ साथ आपको क्या होगा, अब आप लोगों को 3 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, कोई रिफंड यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ये सारा का सारा आपको मिलेगा 699 में। मैं दोबारा बता दूं, अगर किसी बच्चे को लगे सर हमारे पास पैसे की दिक्कत है, मैं अकेले रहता हूँ, या कोई भी तकलीफ हो, तो हमसे बात कर लेना इस नंबर पे 9289609096। मेरी टीम आपसे मेरी बात करवा देगी जब आप बोलोगे तो हम जो भी हो सकेगा हम मिनिमम से मिनिमम कर देंगे, मतलब जो भी इसमें हम कुछ कर पाएंगे तो हम कर देंगे, ठीक है। ये सारा जो आपके लिए, जो बच्चा बिल्कुल परेशान हो रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा, तो ये 10 डेज का कोर्स है। मैं बता रहा हूँ 10 डेज में आपको ऐसा स्कोर देखने को मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही अच्छा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर आप टेस्ट सीरीज ले लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डीडीए का प्रीवियस ईयर, डीडीए का जो नया पैटर्न है वो कैसे क्वेश्चंस आएंगे। आप टेस्ट लगा के जाओगे तभी कुछ हो पाएगा। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है।